स्टूडेंट्स, लास्ट चैप्टर के अंदर आपने jQuery CDN के बारे में जाना था और सीखा था उसे कि आपने उसे किस तरीके से यूज़ करना है, ठीक है, और उसे क्यों यूज़ करना है। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम प्रैक्टिकल ही उस CDN को इंसर्ट करेंगे और सेलेक्टर और एनिमेशंस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं और मेथड्स हैं उनको मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगा। ओके, तो चलिए इसको सीखते हैं। तो इसको सीखने के लिए सबसे पहले आपको jQuery के फॉर्म में आपको डॉक्यूमेंटेशन को तैयार करना होगा। तो सबसे पहले आप क्या करिए, अपने सेफ लोकेशन पे किसी भी ड्राइव के अंदर एक न्यू फोल्डर बना लीजिए, ठीक है। सो मैं अभी फ़िलहाल के लिए यहीं डेस्कटॉप पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ और उसी के अंदर अपनी सभी jQuery की फाइल्स हैं उसको रखने वाला हूँ। सो मैंने यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर बना लिया और इसका नाम आप कुछ भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्टर्स नाम डाल दिया, ओके, क्योंकि हम इसके अंदर सेलेक्टर्स की प्रैक्टिस करेंगे। सो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इस सेलेक्टर वाले फोल्डर को अपने टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर ऐड कर देंगे। तो मैं सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को ऑन कर लेता हूँ। सो यहाँ पे देखिए मेरा जो सबलाइम टेक्स्ट एडिटर है वो ओपन हो चुका है और जो उसके अंदर जो पहले का काम है, पहले मैं इसको यहाँ से रिमूव कर लेंगे आपके, अगर इसमें भी कोई काम होगा पहले से तो ठीक है। और इसको इस तरीके से साइड करेंगे और यहाँ पे सेलेक्टर फोल्डर को उठाएंगे और ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे इस तरीके से कर देंगे। तो देखिए आपका जो सेलेक्टर्स फोल्डर है वो यहाँ पे ऐड हो गया है। और यहाँ से भी आप चाहें तो फोल्डर्स को ऐड कर सकते हैं। देख रहे हैं ना, ओपन फोल्डर लिखा है, यहाँ से भी कर सकते हैं। बाकी ये जो प्रोसेस है ड्रैग एंड ड्रॉप का, ये ज़्यादा ईजी है, इस वजह से मैंने आपको ये बताया है। ओके, सो यहाँ पे फोल्डर ऐड हो गया है। इस फोल्डर के अंदर अभी आपको क्या करना है, एक न्यू फाइल बनानी है। सो मैं क्या करता हूँ, सेलेक्टर वाले फोल्डर पे राइट क्लिक करूँगा और न्यू फाइल पे क्लिक करूँगा। देखिए जिससे न्यू फाइल यहाँ पे आई, आप इसको सबसे पहले सेव करिए, Ctrl+S प्रेस करिए और अपनी लोकेशन पे देखिए सेलेक्टर वाला फोल्डर ओपन है मेरे यहाँ पे डेस्कटॉप लोकेशन पे। मैं यहीं पे इसे index.html के नाम से सेव कर देता हूँ। सो मैंने देखिए नाम डाल दिया index.html और सेव पे क्लिक कर दिया। ओके, अब आप यहाँ पे HTML का जो डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर होता है उसको इस तरीके से राइट कर लीजिए, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इसके अंदर सबसे पहले jQuery का CDN इसके अंदर आपको इंसर्ट करना होगा। तो चलिए आइए अपना क्रोम ओपन कर लीजिए और वहाँ पे जा करके गूगल का CDN हमें निकालना है jQuery से, ठीक है ना। मतलब jQuery का CDN जो गूगल प्रोवाइड करता है वो वाला हमें यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो आ जाइए हमारे ब्राउज़र के अंदर और यहाँ पे आप टाइप करेंगे jQuery CDN गूगल, ठीक है। या फिर देखिए आ गया ना jQuery CDN गूगल, सर्च कर लीजिएगा इसको और यहाँ पे देखिए सबसे पहले ही आपको वेबसाइट मिल जाएगी होस्टेड लाइब्रेरी गूगल डेवलपर्स की, ठीक है। आप इसको क्लिक करके ओपन कर लीजिएगा। सो देखिए यहाँ पे गूगल की जो वेबसाइट थी ओपन हो गई यहाँ पे और यहाँ पे देख रहे हैं ये रहा आपका jQuery का CDN। ये स्क्रिप्ट से लेकर के यहाँ तक जो स्क्रिप्ट क्लोज हो रहा है यहाँ तक ये कोड है। ओके, आप इसे राइट क्लिक करके कॉपी कर लीजिए और इस कोड को अपने कोड में यहाँ पे हेड के अंदर पेस्ट कर लीजिए, ठीक है। सो देखिए मैंने यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट कर दिया है। अब आप इसे सेव कर लीजिए। अगर आप इसकी टेस्टिंग करना चाहते हैं तो आप क्या करिए, यहाँ पे सबसे पहले यहीं स्क्रिप्ट में यहीं पे जैसे ये आपने स्क्रिप्ट यहाँ पे चालू किया है तो आप क्या करिए, सबसे पहले तो एक jQuery के लिए एक अलग फाइल बना लीजिए effect.js के नाम से या किसी भी नाम से आप बना सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सेलेक्टर्स के अंदर ही राइट क्लिक करूँगा, न्यू फाइल पे जाऊँगा और इसको मैं सेव कर लूँगा effect.js के नाम से, ठीक है, ताकि हम इसके अंदर jQuery का जो कस्टम कोड है वो हम खुद से कर सकें, ठीक है। अभी क्या करना होगा, इस effect.js को आपको इससे पहले कनेक्ट करना होगा। सो मैं यहाँ पे हेड के अंदर ही राइट करता हूँ स्क्रिप्ट टैग को और स्क्रिप्ट के अंदर सोर्स एट्रीब्यूट लगा करके राइट करूँगा effect.js वाले पेज को, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखिए स्पेलिंग गलत है, EFFECT आएगा। ओके, सेव कर लीजिए इसको। अब चलिए इसकी टेस्टिंग करते हैं। इसकी टेस्टिंग करने के लिए सिंपली अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पे ऐसे ही आप अलर्ट पास कर दीजिए, ठीक है। अब इसको सेव करके रन करके चेक करिए इस index.html को कि क्या इसके अंदर का जो अलर्ट है ये एग्जीक्यूट कर रहा है या नहीं। ओके, सो राइट क्लिक करिए और यहाँ पे ओपन इन ब्राउज़र का ऑप्शन मिल जाएगा, आप इसको क्लिक कर लीजिएगा। सो देखिए यहाँ पे ओपन हो गया और यहाँ पे देखिए सक्सेसफुली यहाँ पे अलर्ट आ चुका है। इसका मतलब ये है कि जो हमने effect.js अभी बनाया है वो सक्सेसफुली आपके इस HTML पेज के साथ कनेक्ट हो गया है।
अब चलिए अब ये चेक करते हैं कि CDN जो है क्या वो वर्क कर रहा है या नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे, आपको तो पता ही है jQuery में कोड किस तरीके से स्टार्ट किया जाता है। सबसे पहले एक्सेस स्पेसिफायर के माध्यम से डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट किया जाता है इस तरीके से, और उसके बाद उसमें चेक किया जाता है कि HTML का सारा डॉक्यूमेंट रेडी हो गया है कि नहीं। और ये हम कैसे करते हैं, रेडी इवेंट के माध्यम से। ओके, सो मैंने यहाँ पे देखिए रेडी इवेंट लगा दिया है कुछ इस तरीके से, और रेडी इवेंट के अंदर मैं फंक्शन को राइट करता हूँ कुछ इस तरीके से। सो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, जब आपका डॉक्यूमेंट पूरा रेडी हो जाएगा तब जाकर के ये वाला जो फंक्शन है ये कॉल होगा। तो अब मैं इसके अंदर एक बार फिर से अलर्ट को राइट करता हूँ, और अब देखते हैं कि अलर्ट होता है या नहीं। अगर अलर्ट हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि जो jQuery का हमने CDN लगाया है वो सही से सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। ओके, सो सेव कर लिया मैंने इसको, और ये तो सेव है ही आपका, बस एक बार इसे पेज को आप रिलोड कर लीजिए। सो देखिए मैंने रिलोड किया और यहाँ पे देखिए जो अलर्ट है वो भी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है। इसका मतलब ये है कि जो भी आपने CDN यहाँ पे इंसर्ट किया है jQuery का वो सक्सेसफुली यहाँ पे इंसर्टेड है और ये सही से काम कर रहा है। ओके, सो चलिए अब हम सीखते हैं कुछ सेलेक्टर्स के बारे में। सो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास कुछ टाइप्स के सिलेक्टर हैं और इन्हीं सेलेक्टर्स को हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले सीखते हैं हम एलिमेंट सेलेक्टर को। ओके, सो एलिमेंट सेलेक्टर के अंदर क्या होता है जरा उसको देखिए। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे H1 से कुछ टेक्स्ट राइट किया और मैं इसे अभी सेव कर लेता हूँ, और जो मैंने यहाँ टेक्स्ट राइट किया है मेरे को इसको सेलेक्ट करना है कहाँ, इस jQuery के अंदर। तो मैं कैसे सेलेक्ट करूँगा जरा वो देखिए। यहाँ पे आप एक्सेस स्पेसिफायर के साथ उस एलिमेंट का नाम डुअल कोट्स में इस तरीके से राइट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एलिमेंट सेलेक्टर का यूज़ किया है। इतना लिख देने से क्या हुआ है, जो आपका ये HTML वाला ये H1 है ये सेलेक्ट हो गया है कहाँ, इस jQuery के पेज में। अब आप इसके अंदर जो चाहे वो इवेंट यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे मैं इसमें इवेंट लगा देता हूँ हाइड इवेंट। ओके, और यहाँ पे राइट कर देता हूँ 5 सेकंड की टाइमिंग। ओके, अभी अगर मैं इसे सेव करके रन करूँगा तो देखिएगा जो मैंने यहाँ राइट किया है H1 के अंदर STP कंप्यूटर एजुकेशन, ये आपका हाइड होता हुआ नज़र आएगा। ओके, सो आ जाइए यहाँ ब्राउज़र में और मैं इसे रिलोड करता हूँ। तो देखिए ये 5 सेकंड के अंतराल पे देखिए किस तरीके से आपका रिमूव हो गया, हाइड हो गया। ओके, तो आपको समझ में आ गया एलिमेंट सेलेक्टर कैसे वर्क करता है। अब जरा मैं यहाँ पे वापस से कुछ और टेक्स्ट को राइट करता हूँ, या फिर इसी के अंदर मैं H1 के अंदर ही राइट कर देता हूँ ID को। ठीक है, ID वैल्यू मैंने पास किया यहाँ पे। सो मैंने यहाँ पे इस H1 के अंदर ID वैल्यू क्या पास कर दिया, ब्रांड नेम। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, इसी H1 को ID सेलेक्टर के माध्यम से सेलेक्ट करना है। ये वाला देख रहे हैं सेकंड नंबर वाला ID सेलेक्टर, इसके माध्यम से कैसे होगा चलो वो देखिए। यहाँ पे जिस तरीके से आपने क्या किया है, इस एक्सेस स्पेसिफायर के माध्यम से यहाँ पे H1 एलिमेंट को डायरेक्ट यहाँ पे राइट किया है। अब हमें क्या करना है, ID सेलेक्टर का यूज़ करना है। तो आपको पता होगा CSS के अंदर ID की जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, शार्प का सिंबल। ठीक है, तो यहाँ पे आप डुअल कोट्स के अंदर शार्प का सिंबल देंगे और साथ ही जो ID की वैल्यू होगा वो लिखेंगे। ठीक है, सो मैं यहाँ पे राइट करता हूँ ब्रांड नेम को कुछ इस तरीके से। अभी अगर मैं इसे सेव करके रन करूँगा तो जैसा पहले इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा था इसके ऊपर, वैसा ही इफेक्ट आपको अभी भी देखने को मिलेगा। सो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। तो देखिए अभी भी ये सही तरीके से आपका वर्क कर रहा है। ओके, सो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि एलिमेंट सेलेक्टर किसे कहते हैं और ID सेलेक्टर किसे कहते हैं और इनका यूज़ क्या होता है। ओके, अब जरा देखिए ID सेलेक्टर के अंदर और भी कुछ चीज़ों को। जैसे कि मैंने देखिए यहाँ पे ID सेलेक्टर में ब्रांड नेम इस पर लिखा है, मैं एक और यहाँ पे H1 को राइट करता हूँ या फिर P एलिमेंट को राइट करता हूँ। सो देखिए मैंने राइट किया P एलिमेंट और इसमें राइट कर देता हूँ अमित कुमार। ओके, कुछ इस तरीके से, और इसके अंदर मैं वापस से ID वैल्यू पास कर देता हूँ ब्रांड नेम। ओके, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि effect.js के अंदर मैंने ब्रांड नेम को सेलेक्ट किया है, लेकिन यहाँ देखो ब्रांड नेम जो है ID वो किन में लागू है, इन दोनों के अंदर लागू है। ठीक है, तो क्या ये दोनों ही आपके हाइड हो जाएंगे? जस्ट सेव कर लीजिए और रन करके चेक करिए। वैसे तो ये दोनों हाइड नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ आपका ये H1 ही हाइड होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब आप ID सेलेक्टर का यूज़ करते हो यहाँ पे, तो ID सेलेक्टर सब
एलिमेंट को एक साथ सेलेक्ट नहीं कर पाता है। इसी वजह से जो पहला एलिमेंट होता है वो उसी पे वर्क करता है। तो आप जरा देख लीजिए, यहाँ पे मैं आपको रिलोड करके यहाँ पे शो करता हूँ। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो पहला वाला एलिमेंट था वो रिमूव हो गया, लेकिन जो दूसरा वाला एलिमेंट है, ये वाला पी एलिमेंट, ये रिमूव नहीं हुआ। ओके, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये भी रिमूव हो साथ के साथ, तो देखिए आपको क्या करना होगा। यहाँ पे जो आपने सेम आईडी दी है, इस आईडी को आपको चेंज करना होगा। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, ब्रांड की जगह राइट कर देता हूँ ऑनर नेम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू अब अलग है और इसकी वैल्यू अलग है। ठीक है, आप जरा इसे सेव कर लीजिए और effect.js के अंदर आइए, और यहाँ पे जिस तरीके से हमने ब्रांड नेम को सेलेक्ट कर रखा है, इसी तरीके से आपको इस ऑनर नेम को भी सेलेक्ट करना होगा। और आप चाहें तो इस ऑनर नेम को यहाँ पे एक साथ सेलेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको याद होगा CSS के अंदर हम मल्टी सिलेक्शन का यूज़ करते हैं और एक साथ कई सारे एलिमेंट को सेलेक्ट करके उनके ऊपर प्रॉपर्टी और वैल्यू को असाइन करते हैं। उसी तरीके से आप इसके अंदर भी इस पे कॉमा पास करके और भी कई सारे आईडी के माध्यम से एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मेरे को यहीं पे क्या करना है, ऑनर नेम वाले आईडी को भी सेलेक्ट करना है, तो आप यहाँ पे कॉमा दीजिए और आईडी का यहाँ पे जो सिंबल दीजिए इस तरीके से, और यहाँ पे राइट कर दीजिए ऑनर नेम। ओके, सो देखिए मैंने यहाँ पे राइट कर दिया। देखिए यहाँ पे आपका पहला आईडी सेलेक्ट हो गया ब्रांड नेम, और यहाँ पे आपका दूसरा आईडी सेलेक्ट हो गया ऑनर नेम। और यहाँ पे बस याद रखिएगा आपको बीच में कॉमा से इन दोनों को सेपरेट करना है। अब इन दोनों के अंदर क्या पास हो जाएगा, हाइड वाले जो इवेंट है वो पास हो जाएगा। सेव कर लीजिए इसको और यहाँ पे इसे रन करके टेस्ट करिए। सो देखिए यहाँ पे देखिए दोनों का दोनों जो एलिमेंट था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हाइड हो चुका है। ठीक है, तो आई थिंक उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि आईडी जो सेलेक्टर है वो कैसे वर्क करती है। सो अब चलिए अब सीखते हैं अपने थर्ड सेलेक्टर को, जिसका नाम है क्लास सेलेक्टर। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या करिए, जहाँ जहाँ आपने आईडी पास किया था आप यहाँ पे क्लास सेलेक्टर को इस तरह से राइट कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे क्लास सेलेक्टर को इस तरीके से राइट कर लेता हूँ। ओके, अब जो देखिए यहाँ पे जो हमने क्लास से इस तरीके से आईडी यहाँ पे पास कर दी है, क्लास की वैल्यू पास कर दी है, आईडी तो मैंने हटा दिया है यहाँ से। अब आप इस क्लास की माध्यम से कैसे सेलेक्ट करेंगे इस jQuery के अंदर एलिमेंट को। तो यहाँ पे जो देखिए जहाँ पे आपने शार्प का सिंबल दिया है, ठीक है, जो शार्प का सिंबल है वो किसकी आइडेंटिटी है, एक तरीके से आईडी की। ठीक है, अगर आप इस शार्प के सिंबल को डिलीट कर देंगे और यहाँ पे डॉट का सिंबल इस तरीके से राइट कर देंगे, तो क्या होगा, यह आपका क्लास सेलेक्टर यहाँ पे माना जाएगा। ठीक है, मतलब कि यह एक्सेस स्पेसिफायर उस एलिमेंट को सेलेक्ट करेगा जिसके अंदर क्लास की जो वैल्यू है वो क्या होगी, ब्रांड नेम होगी। और यहाँ पे आप कॉमा डाल करके ऑनर नेम में भी इस तरीके से सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे जैसे कि ब्रांड नेम दोनों में अगर सेम क्लास वैल्यू डाल देंगे और एक ही बार यहाँ पे सिर्फ ब्रांड नेम सेलेक्ट करके हाइड करेंगे या फिर कोई सा भी एक्शन परफॉर्म करेंगे, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके पहले एलिमेंट में ही परफॉर्म होगा, जैसा कि आपकी आईडी में हो रहा था। ओके, लेकिन आप अलग अलग नाम की क्लास देंगे और उसके अंदर आप एक साथ इस तरीके से कॉमा डाल करके आप इसको इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये एकदम सही तरीके से आपका वर्क करेगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमने वहाँ क्लास डाल दिया है और यहाँ पे मैंने इनको क्लास सेलेक्टर के माध्यम से सेलेक्ट कर लिया है और इसके अंदर मैंने हाइड इवेंट को पास आउट कर दिया है। अब आप इसे सेव कर लीजिए और एक बार रन करके टेस्ट करिए, तो देखिएगा यहाँ पे दोनों ही एलिमेंट आपके हाइड हो जाएंगे। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे ये दोनों एलिमेंट आपके हाइड हो गए हैं। तो इसी तरीके से था आपका यहाँ पे क्लास सेलेक्टर का यूज़। ओके, सो चलिए अब हम सीखते हैं एट्रीब्यूट सेलेक्टर को। लेकिन एट्रीब्यूट सेलेक्टर सीखने से पहले आप पहले नेस्टिंग को सीख लीजिए। ठीक है, नेस्टिंग सेलेक्टर का मतलब क्या होता है। ओके, तो जब यहाँ पे आइए index.html के अंदर, और मैं क्या करता हूँ, इस h1 को जरा लॉक कर देता हूँ पहले हेडर टैग से। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये हेडर टैग मैंने यहाँ ओपन किया और जो ये h1 आप देख रहे हैं इसको मैं कट करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और जो मेरा p एलिमेंट है मैं इसे लॉक कर देता हूँ सेक्शन टैग से। ओके, यहाँ पे देखिए सेक्शन टैग में यहाँ राइट करता हूँ पहले इस तरीके से, और यहाँ पे जो मेरा p एलिमेंट है इसको मैं यहाँ से
सिलेक्शन ये सेक्शन वाला जो हमारा एलिमेंट है इसके अंदर लॉक करके रखता हूँ। ओके, जस्ट सेव कर लीजिए इसको। और मैं यहाँ पे देखिए क्या करने वाला हूँ, इसके अंदर से जो क्लास नेम है इसको रिमूव कर देता हूँ और इसके अंदर का जो क्लास नेम है इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पे जो p एलिमेंट से मैंने राइट किया था इसको भी मैं h1 टैग से ही यहाँ पे लॉक कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे जो देखिए h1 से ये भी राइट है और h1 से ये भी राइट है, ठीक है। लेकिन ये दोनों के दोनों टैग किस टैग से लॉक है, हेडर टैग से, ठीक है। तो इस h1 का जो पेरेंट एलिमेंट होगा वो कौन होगा, इस h1 का पेरेंट एलिमेंट हेडर होगा और इस h1 का पेरेंट एलिमेंट सेक्शन होगा, ठीक है। और सेक्शन का जो चाइल्ड एलिमेंट होता है वो कौन होगा, h1, और हेडर का जो चाइल्ड एलिमेंट होता है वो कौन सा है, ये वाला h1, ठीक है। तो आप ये बात समझ गए पेरेंट एलिमेंट किसे कहते हैं और चाइल्ड एलिमेंट किसे कहते हैं। ओके, अब अगर देखिए मैं यहाँ effect.js के अंदर आता हूँ और यहाँ पे मैं इनको रिमूव करके सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से एलिमेंट सेलेक्टर का यूज़ करता हूँ h1, ठीक है। तो क्या होगा जो देखिएगा, जो यहाँ पे दोनों h1 आपके रिटर्न है अलग अलग एलिमेंट के अंदर, ये दोनों आपके हाइड हो जाएंगे, ठीक है। जो देखिए मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे मैं इसे रीलोड कर लेता हूँ, तो देखिए दोनों h1 से लिखे हुए हैं और जो देखिए दोनों हाइड हो गए, ठीक है। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि जो ये हेडर के अंदर वाला जो h1 है सिर्फ ये रिमूव हो, या फिर मैं चाहता हूँ जो सेक्शन के अंदर वाला h1 है सिर्फ ये रिमूव हो। तो ये कैसे होगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, आप यहाँ पे यूज़ करेंगे नेस्टिंग सेलेक्टर का, ठीक है। नेस्टिंग सेलेक्टर कैसे यूज़ होता है जरा वो देखिए। यहाँ पे आप क्या करिए, जहाँ आपने h1 सेलेक्ट किया है यहाँ पे आप सबसे पहले हेडर एलिमेंट को सेलेक्ट कर लीजिए। सो देखिए मैंने यहाँ पे हेडर एलिमेंट को सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद आप यहाँ पे स्पेस देके h1 को सेलेक्ट करिए, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने क्या राइट किया है, मैंने यहाँ पे राइट किया है कि जो हेडर के अंदर वाला h1 है वही h1 आपका यहाँ पे हाइड होना चाहिए, ठीक है। सो देखिए अब मैं इसे सेव करता हूँ और रन करूँगा तो देखिएगा जो हेडर वाला h1 होगा सिर्फ वही आपका हाइड होगा। देखिए यहाँ पे कौन सा वाला h1 आपका हाइड हुआ, जो हेडर में लिखा हुआ था। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, नेस्टिंग सेलेक्टर। मतलब पेरेंट एलिमेंट के थ्रू चाइल्ड एलिमेंट को सेलेक्ट करना ही क्या कहलाता है, नेस्टिंग सेलेक्टर कहलाता है। ओके, तो यहाँ पे देख रहे हैं मैंने हेडर को सेलेक्ट किया और उसके बाद मैंने h1 को सेलेक्ट किया, मतलब हेडर के अंदर जो h1 है वो सेलेक्ट हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं हेडर के अंदर ऐसे एलिमेंट को सेलेक्ट करना चाहता हूँ जिसके अंदर जो आईडी वैल्यू है वो नेम हो या ब्रांड हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस h1 में आईडी पास कर देता हूँ ब्रांड के नाम से, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे आईडी पास कर दिया ब्रांड के नाम से। तो आप यहाँ पे ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि हेडर के अंदर अगर किसी आईडी वैल्यू ब्रांड है तो वही आपका एलिमेंट है वही सेलेक्ट होना चाहिए। तो ये कैसे डिफाइन करेंगे जरा वो देखिए। यहाँ effect.js में आ जाइए, h1 को यहाँ से रिमूव करिए, ठीक है। आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कुछ इस तरीके से, जो देखिए आप राइट करेंगे एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर सबसे पहले अपने पेरेंट एलिमेंट को, ठीक है, जिसके अंदर आपका वो आईडी वैल्यू लगा हुआ है, मतलब पेरेंट वैल्यू को आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ देखो ना, हेडर है आपका और हेडर के अंदर ये h1 है, मेरे को इस h1 को सेलेक्ट करना है नेस्टिंग सेलेक्टर के माध्यम से, लेकिन इस h1 एलिमेंट के माध्यम से नहीं, आईडी की वैल्यू के माध्यम से। तो ये कैसे होगा जो देखिए, यहाँ ये effect.js में राइट करिए हेडर के अंदर जिसकी आईडी वैल्यू ब्रांड है वो सेलेक्ट हो जाए, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने जो आईडी की वैल्यू है किस तरीके से राइट करी है, मैंने यहाँ पे आईडी की वैल्यू आईडी की आइडेंटिटी के साथ राइट की है। तो आपको भी क्या करना है, किसी भी अगर आप आईडी वैल्यू के माध्यम से सेलेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो नेस्टिंग सेलेक्टर हो चाहे सीधा आईडी सेलेक्टर हो, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, जो आईडी का आइडेंटिटी है वो यहाँ पे राइट करना है। सो मैंने यहाँ पे ऐसे राइट किया है, जो हेडर वाला एलिमेंट है अगर इस हेडर एलिमेंट के अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर ब्रांड नाम की आईडी वैल्यू लगी हुई है वो सेलेक्ट हो जाए,
ठीक है। तो आई थिंक उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे वही H1 जो है आपका, जिसमें आईडी वैल्यू ब्रांड लगी हुई है, वो यहाँ पे सेलेक्ट हो गया है। अगर आप इसे सेव करके रन करेंगे तो देखिएगा ये ब्रांड वाला जो पहला वाला था STP कंप्यूटर एजुकेशन, यही सिर्फ आपका हाइड होगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे, आई थिंक उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ ही गया होगा। और ज़रूरी ये नहीं है कि यहाँ पे जो आप हेडर लिख रहे हैं ये सिर्फ एलिमेंट का नाम होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ जो हेडर लिखा हुआ है, इस हेडर के अंदर भी अगर कोई आईडी वैल्यू देना, क्लास वैल्यू देना और उसके माध्यम से सेलेक्ट करना, तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसा कि जरा देखिए, मैं अगर इसमें राइट कर दूँ क्लास टॉप के नाम से, ठीक है, तो मैं यहाँ पे नेस्टिंग सेलेक्टर का भी यूज़ कर सकता हूँ। जरा देखिएगा कैसे करूँगा। इसको पहले मैं रिमूव कर देता हूँ और राइट करता हूँ यहाँ पे सबसे पहले ऐसे एलिमेंट को जिसके अंदर टॉप क्लास नेम राइट है, क्योंकि देखिए हमने यहाँ पे हेडर के अंदर क्लास नेम क्या राइट किया है, टॉप। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्लास की आइडेंटिटी दूंगा डॉट, और फिर यहाँ राइट करूँगा टॉप। और इसके बाद मैं किसे सेलेक्ट करना चाहता हूँ, इस टॉप के अंदर से मैं ऐसे एलिमेंट को सिलेक्ट करना चाहता हूँ जिसकी आईडी वैल्यू क्या है, ब्रांड है। तो आप यहाँ पे आईडी का सिंबल दीजिए, ठीक है, और यहाँ पे ब्रांड को इस तरीके से राइट कर दीजिए। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, सीधा सीधा H1 को आप सेलेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो क्लास के माध्यम से हो, चाहे वो आईडी के माध्यम से हो, चाहे वो एलिमेंट के माध्यम से हो, लेकिन सेलेक्ट कौन सा हो रहा है, वो ब्रांड ही हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें जो सेलेक्टर हैं ये सही से समझ में आ गया होगा। ओके, इसे सेव कर लीजिए और एक बार रन करके टेस्ट करिए, देखिए वापस से ये सही से काम कर रहा है या नहीं। ओके, तो यहाँ देखिए STP कंप्यूटर एजुकेशन आपका सही से काम कर रहा है। ओके, अब मैं चाहता हूँ जो ये अमित कुमार लिखा है ये भी आपका हाइड होना चाहिए। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस सेक्शन के अंदर भी आईडी पास कर दूंगा या फिर इस H1 में आईडी पास कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, इस H1 में आईडी पास कर दो चाहे क्लास पास कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसी के अकॉर्डिंगली आपको वहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ नेम को। ओके, और इस सेक्शन में कुछ भी पास नहीं करता हूँ। मैं क्या करूँगा, सेक्शन एलिमेंट को सिलेक्ट करूँगा और इसके अंदर से ऐसे एलिमेंट को सिलेक्ट करूँगा जिसके अंदर क्लास की वैल्यू नेम हो, ठीक है, और मेरे को यहीं सेलेक्ट करना है, जैसे इसी में सेलेक्ट करना है। तो आप क्या करोगे, जैसे कॉमा देते थे वैसे ही आपको पहले इसको कॉमा से सेपरेट करना है और उसके बाद आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। सो सबसे पहले आप यहाँ पे सेक्शन एलिमेंट को सिलेक्ट करिए और इस सेक्शन एलिमेंट के अंदर से स्पेस दे करके क्लास की जो वैल्यू थी नेम, इसको सिलेक्ट कर लीजिए, सेव कर लीजिए इसको और रन करके टेस्ट करिए। सो देखिए मैंने इसे रिलोड किया तो देखिएगा अब ये दोनों ही आपके हाइड हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको सही से समझ में आ गया होगा कि नेस्टिंग सेलेक्टर क्या है और ये आपका कैसे वर्क करता है। तो चलिए अब सीखिए यहाँ पे एट्रीब्यूट सेलेक्टर। एट्रीब्यूट सेलेक्टर एट्रीब्यूट के माध्यम से सेलेक्ट किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले मैं डॉक्यूमेंटेशन एक बार क्रिएट कर लेता हूँ, इन सबको मैं पहले रिमूव कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिए मैं H1 में जैसे कि टाइटल एट्रीब्यूट पास करता हूँ, ओके, और यहाँ पे लिखता हूँ STP, ठीक है, और इसके अंदर भी मैं टाइटल एट्रीब्यूट पास कर देता हूँ और इसमें राइट कर देता हूँ अमित। ओके, सेव कर लिया मैंने इसको। अब यहाँ पे देखिए मैं सिलेक्ट करूँगा इन दोनों को एक साथ, कैसे, एट्रीब्यूट सेलेक्टर के माध्यम से। इसमें देखो क्या एट्रीब्यूट लगा है, टाइटल एट्रीब्यूट लगा है, और इसमें कौन सा एट्रीब्यूट लगा है, इसमें भी टाइटल एट्रीब्यूट लगा है। ओके, तो आप यहाँ effect.js में आइए और यहाँ पे जो हमने पहले के सेलेक्टर्स दिए थे इनको आप रिमूव करिए, ठीक है। और एट्रीब्यूट सेलेक्टर का यूज़ अगर आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको डुअल कोट्स लगाना है इस तरीके से जैसे लगा हुआ है, और इसके अंदर इन बिग ब्रैकेट्स को आपको इस तरीके से ओपन करना है, ठीक है। उसके बाद आपको इसके अंदर एट्रीब्यूट का नाम राइट करना है, जैसे कि अभी हमने कौन सा एट्रीब्यूट लगाया, टाइटल एट्रीब्यूट, ठीक है। अगर आप सिर्फ इतना राइट कर देते हैं तो क्या होगा, जिन जिन एलिमेंट के अंदर टाइटल एट्रीब्यूट लगा होगा वो सभी एलिमेंट आपके यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं अभी इसे सेव करूँ तो देखिएगा कि ये जो दोनों एलिमेंट है ये दोनों आपके हाइड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो देखिए इन दोनों के अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट लगे हैं, टाइटल एट्रीब्यूट लगा है और इसके अंदर भी टाइटल एट्रीब्यूट ही लगा हुआ है। ओके, तो अभी आप इसे सेव कर लीजिए और एक बार रन करके टेस्ट करिए कि क्या ये दोनों हाइड हो रहे हैं या नहीं। तो देखिए यहाँ पे दोनों हाइड हो गए आपके, लेकिन मैं चाहता हूँ सिर्फ पहला वाला ही सिलेक्ट हो। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे टाइटल में इक्वल्स टू दे करके पहले वाले टाइटल की जो वैल्यू है उसको राइट करनी होगी। तो मैंने यहाँ पे क्या वैल्यू राइट कर दिया, टाइटल इक्वल्स टू STP। तो यहाँ पे क्या होगा,
ऐसे टाइटल एट्रीब्यूट वाले एलिमेंट सेलेक्ट होंगे जिसके अंदर टाइटल की जो वैल्यू है वो क्या होगी, STP। ओके, जैसे कि यहाँ देखिए इसके अंदर टाइटल की जो वैल्यू थी वो क्या है, STP है। सो यहाँ पे भी क्या होगा, वही एलिमेंट सेलेक्ट होगा जिसकी टाइटल वैल्यू STP है, जिसकी वजह से जो STP कंप्यूटर एजुकेशन है यही आपका सिर्फ सेलेक्ट होगा, ना कि ये वही। ओके, अभी अगर मैं इसे रन करता हूँ तो जो देखिएगा सिर्फ STP कंप्यूटर एजुकेशन ही आपका हाइड होगा। ओके, तो देख लिया आपने कौन सा एलिमेंट सिर्फ हाइड हुआ, आपका फर्स्ट एलिमेंट जिसके अंदर टाइटल एट्रीब्यूट की जो वैल्यू थी वो क्या लगी हुई थी, STP। ओके, तो आई थिंक उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पांचों सेलेक्टर्स अच्छी तरीके से सही से समझ में आ गए होंगे। सो अब हम यहाँ पे सीखते हैं जो CSS को और एनिमेशन को। मतलब CSS सीखने का मतलब ये है कि आप जैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या करते थे, अपने HTML एलिमेंट के अंदर जावास्क्रिप्ट के माध्यम से CSS इम्प्लीमेंट करते थे, उसी तरीके से आप कैसे jQuery के अंदर भी CSS को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ओके, तो जो आइए यहाँ पे, और जैसे कि यहाँ आपका H1 राइट है पहला वाला, मैं इसी के अंदर ही आपको CSS इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे पहला वाला एलिमेंट हमारा सेलेक्टेड है, ठीक है, जिसके अंदर टाइटल एट्रीब्यूट की वैल्यू STP है। मैं यहाँ से जो हाइड इवेंट है इसको रिमूव करता हूँ यहाँ पे सबसे पहले। ओके, और यहाँ पे अगर आपको किसी एलिमेंट में CSS को इम्प्लीमेंट करना है तो देखिए कैसे होगा। सबसे पहले आप यहाँ पे CSS को इस तरीके से राइट करेंगे, CSS मेथड को। ओके, और अगर आपको इसके अंदर कोई प्रॉपर्टी पास करनी है CSS की तो देखिए कैसे पास करोगे। सबसे पहले आप डुअल कोट से स्टार्ट करोगे और प्रॉपर्टी का नेम दोगे, जैसे मैंने यहाँ पे नाम दे दिया कलर प्रॉपर्टी, और कॉमा दे करके डुअल कोट्स में उसकी वैल्यू दोगे, जैसे मैंने यहाँ पे उसकी वैल्यू दे दी क्या, ब्लू। ओके, सेव करके जब रन करिए देखिए क्या STP कंप्यूटर एजुकेशन का जो कलर है क्या वो ब्लू हुआ या नहीं। तो देखिए यहाँ पे ब्लू हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो मेथड मैंने अभी आपको बताया है ये तभी वर्क करेगा जब आपको इस एलिमेंट के अंदर सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी और वैल्यू असाइन करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया है, सिर्फ एक ही वैल्यू और एक ही प्रॉपर्टी को असाइन किया है, एक ही वैल्यू प्रॉपर्टी को असाइन कर दिया है। लेकिन मैं चाहता हूँ इसके अंदर इसका कलर भी ब्लू हो जाए, साथ ही साथ इसका फॉन्ट फैमिली भी चेंज हो जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मतलब अगर आप एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना चाहते हैं तो आपको इस तरीके से राइट नहीं करना है, लेकिन अगर आपको सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी और वैल्यू यूज़ करना है तो आप इसी तरीके से राइट करिएगा। मैं यहाँ से इसे डिलीट कर देता हूँ, और एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी और वैल्यू लिखने के लिए आपको इसके पैरेंथेसिस के अंदर आपको क्या करना होगा, इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट्स को स्टार्ट करना होगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे डुअल कोट्स के अंदर पहले प्रॉपर्टी का नाम लिखेंगे, जैसे मैं यहाँ राइट कर देता हूँ प्रॉपर्टी का नाम कलर, और उसके बाद यहाँ पे आपको कॉमा राइट नहीं करना है, यहाँ पे आपको कॉलन का चित्र राइट करना है, और फिर डुअल कोट्स दे करके यहाँ पे उसकी वैल्यू, मैं यहाँ वैल्यू रेड कर देता हूँ, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, दूसरी प्रॉपर्टी लगानी है, तो यहाँ पे ठीक कॉमा राइट करेंगे और इसके बाद से आप दूसरी प्रॉपर्टी की वैल्यू को यहाँ पे राइट करेंगे, मतलब दूसरी प्रॉपर्टी का नाम राइट करो पहले। तो मैं यहाँ पे जैसे राइट कर देता हूँ फॉन्ट फैमिली। ओके, तो मैंने यहाँ राइट किया फॉन्ट हाइफन फैमिली, ठीक है। और उसके बाद यहाँ वापस से कॉलन देंगे, और उसके बाद यहाँ पे डुअल कोट्स दे करके इस फॉन्ट फैमिली में जो वैल्यू हमें देनी है वो, तो मैं यहाँ पास कर देता हूँ सेंस हाइफन सेरिफ। ओके, जो इसे सेव करके मैं रन करता हूँ, देखता हूँ क्या ये दोनों प्रॉपर्टी हमारे इस H1 पे एलिमेंट हुई है कि नहीं, ओके, इम्प्लीमेंट हुई है या नहीं। ओके, सो मैं इसे एक बार रीलोड करके टेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से, देखिए कलर जो है कलर भी रेड हो गया, और साथ ही साथ यहाँ पे जो फॉन्ट फैमिली है वो भी इसका चेंज हो गया है। और भी ज़्यादा अगर प्रॉपर्टी देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कॉमा राइट कर लीजिए और वापस से प्रॉपर्टी की वैल्यू राइट करते जाइए, ठीक है। तो इसको अगर आप सही तरीके से दिखाना चाहते हैं, अभी तो देखो मैंने एक लाइन में इस तरीके से राइट कर दिया, आप चाहें इसे तो आप इस तरीके से एंटर करके इसे सेपरेट कर सकते हैं, देखिए कुछ इस तरीके से ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरीके से यहाँ पे इसको सेपरेट कर लिया और इसको यहाँ सेपरेट कर लिया, और कॉमा पास कर करके आप यहाँ पे अपनी मर्जी की जो भी आपको प्रॉपर्टी और वैल्यू डालनी है आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें मैं एक और प्रॉपर्टी डाल देता हूँ, बॉर्डर पास कर देता हूँ, जैसे मैं इसमें, जैसे मैंने यहाँ राइट किया बॉर्डर, और यहाँ कॉलन दूंगा और डुअल कोट्स में राइट कर देता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ओके, सेव कर लीजिए,
रन करके टेस्ट करिए वर्क करता है या नहीं। तो देखिए वर्क कर गया। और यहाँ पे अगर और देनी है आपको प्रॉपर्टी तो कॉमा डालिए और यहाँ नीचे प्रॉपर्टी लिखिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप इसके अंदर CSS को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और अगर एक प्रॉपर्टी लगानी है तो विदाउट कर्ली ब्रैकेट आप यूज़ कर लीजिए, और अगर बहुत सारी प्रॉपर्टी देनी है तो आपको कर्ली ब्रैकेट यूज़ करना होगा, और साथ ही साथ प्रॉपर्टी और वैल्यू के बीच में ये कॉलन का चित्र आपको देना होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ एक प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको कॉलन की जगह क्या देना है, कॉमा देना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। चलिए अब जरा सीख लेते हैं एनिमेशंस के बारे में। ठीक है, एनिमेशंस के बारे में। सो एनिमेशंस कैसे करना है जरा वो देख लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले मैं जरा इसको रिमूव कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक बटन को क्रिएट करता हूँ कुछ इस तरीके से। ओके सॉरी, मैंने यहाँ पे गलत अब बना लिया। ओके, इसमें मैं लिखता हूँ क्लिक मी टू लार्ज। ओके, सेव कर लेता हूँ और एक बार इसे रन करके टेस्ट करता हूँ कि अभी ये कैसा मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये दिखाई दे रहा है। अब चलिए इसके अंदर मैं प्रॉपर्टीज़ को लगाता हूँ। effect.js के अंदर आ जाइए, वापस से मैं इसे पूरा रिमूव करता हूँ, वापस से कोड करता हूँ। सबसे पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं डॉक्यूमेंट डॉट रेडी इवेंट को, और यहाँ पे पास कर दूंगा जब हमारा डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए तब जा कर के आपका ये फंक्शन जो है एग्जीक्यूट होना चाहिए। ओके, अभी मैं यहाँ क्या करना चाहता हूँ, इस बटन पे क्लिक करते ही इस बटन की विड्थ और हाइट अपने आप बड़ी हो जानी चाहिए। मैं ऐसा चाहता हूँ इसके अंदर। तो ये कैसे होगा, जो देखिए क्लिक करते ही इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ही कुछ होना चाहिए। तो इसके ऊपर मैं क्लिक इवेंट को यूज़ करने वाला हूँ। सबसे पहले आप इस बटन को सिलेक्ट कर लीजिए। सो मैं बटन को अभी फ़िलहाल यहाँ पे एलिमेंट सेलेक्टर के माध्यम से ही सिलेक्ट कर लेता हूँ इस तरीके से। ओके, और इसमें मैं पास करता हूँ क्लिक इवेंट को। ओके, यहाँ पे मैंने पास कर दिया कि जब बटन पे क्लिक होगा तो क्या होना चाहिए। तो जो होना चाहिए वो क्लिक की जो पैरेंथेसिस है उसके अंदर फंक्शन के रूप में आप डिफाइन करेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ जैसे ही बटन पे क्लिक होगा तो क्या हो, जो बटन का विड्थ और हाइट है वो चेंज हो जाए। ठीक है, सो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा किसका, अगर देखो यहाँ पे अगर मैं बटन पास कर दूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वही बटन सेलेक्ट होगा जिस पे हम क्लिक कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बटन की जगह दिस कीवर्ड का यूज़ करूँगा तो क्या होगा, तो भी इसके अंदर बटन ही रिटर्न आएगा। क्यों, क्योंकि जैसा कि आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर मैंने पहले ही बताया था कि जो दिस कीवर्ड होता है वो किसको रिटर्न करने का काम करता है, वह ऐसे एलिमेंट को रिटर्न करने का काम करता है जिसके अंदर कोई इवेंट लगा हो। तो यहाँ देख रहे हैं आप इस बटन के अंदर कौन सा इवेंट लगा है, क्लिक इवेंट लगा है। ओके, तो इस दिस के अंदर क्या आएगा, आपका यही वाला जो बटन इवेंट है, सॉरी बटन एलिमेंट है, यही बटन एलिमेंट आपका इस दिस के अंदर आएगा। ओके, अब आप इसके अंदर एनिमेशन लगा लीजिए। ठीक है, सो मैं यहाँ पर डॉट डालता हूँ और यहाँ पे राइट करता हूँ एनिमेट इवेंट को। ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से पैरेंथेसिस को स्टार्ट करता हूँ। और यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी आप इवेंट जो भी एनिमेशन लगाना चाहते हो यहाँ पे वो आपको राइट करना होगा। तो जिस तरीके से आप CSS के अंदर राइट करते थे उसी तरीके से आपको यहाँ पे राइट करना है कर्ली ब्रैकेट के अंदर। और ये जो एनिमेशन है वो कितनी देर में ट्रिगर होने चाहिए उसकी टाइमिंग आपको यहाँ पे इस तरीके से कॉमा डाल करके लिखनी है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे एंटर करके इसे पहले सेपरेट कर लेता हूँ ताकि लिखने में मुझे आसानी हो। तो डुअल कोट्स यहाँ पे राइट करता हूँ और मैं यहाँ पे सबसे पहले इसकी जो विड्थ है वो बढ़ाता हूँ। ओके, और यहाँ पे कॉलम का चित्र दूंगा और यहाँ पे मैंने डुअल कोट्स के अंदर जो भी विड्थ मेरे को देनी थी उस बटन में वो मैंने यहाँ पे राइट कर दी। कॉमा दे दीजिए और यहाँ पे फिर से आप राइट करिए हाइट को, हाइट प्रॉपर्टी को, और जितनी आप हाइट देना चाहते हो वो राइट कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे हाइट दे देता हूँ 200 पिक्सल ही। ओके, कितनी देर में बढ़ने चाहिए वो आपको यहाँ राइट करना है। तो मैं यहाँ 5 की जगह 2 सेकेंड्स राइट कर देता हूँ। ओके, 2000 मिली सेकेंड यहाँ पे मैंने राइट किया है। सेव कर लीजिए इसको और यहाँ पे इसे रन करके टेस्ट करिए। सो देखिए मैंने एक बार इसे रिलोड किया और यहाँ पे अब मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा देखिएगा इसका जो साइज़ है वो बड़ा हो जाएगा। मैंने क्लिक किया तो देख रहे हैं यहाँ पे जो इसका विड्थ है वो बड़ा हो गया, लेकिन देखिए हाइट इसका बड़ा नहीं हुआ। जो देखते हैं क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे।
तो जो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे 2200 पिक्सल तो राइट किया, साथ ही साथ यहाँ पे मैंने कॉलन का भी चित्र दे दिया, ठीक है, सेमी कॉलन का। इसको रिमूव कर लीजिए, सेव कर लीजिए अब, और इसे एक बार रीलोड करके टेस्ट करिए। ओके, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे इसका हाइट भी बड़ा हुआ और इसका विड्थ भी बड़ा हो गया। तो अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या एनिमेशन देना चाहते हैं। इसको हाइट बड़ा करना चाहते हैं, विड्थ बड़ा करना चाहते हैं, या फिर इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज करवाना चाहते हैं, तो वो सब चीज़ें आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ राइट कर देता हूँ बैकग्राउंड हाइफन कलर प्रॉपर्टी को कॉलन का चित्र देके यहाँ पे राइट कर देता हूँ रेड को। ओके, इसके अंदर का टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो आप यहाँ पे राइट कर लीजिए कलर प्रॉपर्टी को, और यहाँ पे आप पास कर दीजिए कलर वाइट, ठीक है। इसके बाद फॉन्ट साइज़ अगर बढ़ाना है तो फॉन्ट साइज़ आप यहाँ पे इस तरीके से राइट कर लीजिए। ओके, और यहाँ पे फॉन्ट साइज़ डाल दीजिए, मैं 30 पिक्सल यहाँ पे इस तरीके से राइट कर लेता हूँ। ओके, सेव कर लेता हूँ और अब रन करता हूँ। सो आ जाइए यहाँ पे ब्राउज़र के अंदर, मैं इसे एक बार रिलोड कर लेता हूँ। अब देखिएगा जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो जो जो हमने उसमें राइट किया था सब कुछ चेंजेस आपको एनिमेटेड होता हुआ यहाँ पे नजर आएगा। तो देखिए क्लिक मी टू लार्ज हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे देख रहे हैं आप जो फॉन्ट का साइज़ है वो यहाँ पे बड़ा हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या चीज़ चेंज नहीं हुई, एक तो यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर रेड नहीं हुआ, और साथ ही साथ यहाँ पे जो कलर हमने प्रॉपर्टी राइट करी थी ये वाइट नहीं हुई, ठीक है। अब ये क्यों नहीं हुआ जो उसको देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है हमारा और ये वाला जो कलर है ये वर्क नहीं कर रहा है। वो इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे एनिमेट जो इवेंट है इसका यूज़ किया है, ठीक है, एनिमेट मेथड का यूज़ किया है। सो एनिमेट के अंदर क्या क्या चीज़ें एनिमेट हो सकती हैं, जैसे कि अगर आपने कोई एलिमेंट सेलेक्ट किया है उसके अंदर कोई भी बदलाव को वो एक तरीके से एनिमेट करता हुआ दिखाएगी। अब जैसे कि यहाँ पे हमने कलर चेंज किया है तो कलर में इतना ज़्यादा बदलाव नहीं आ रहा, मतलब मोशन चेंज नहीं हुआ। जैसे एनिमेट के अंदर आप उन प्रॉपर्टीज़ को राइट करिएगा जो कि मोशन को चेंज करने का काम करते हैं, जैसे विड्थ बढ़ने का काम कर रही है, हाइट भी बढ़ने का काम कर, फॉन्ट साइज़ भी देखो बड़ा होने का, इंक्रीज होने का काम कर। लेकिन बैकग्राउंड कलर और कलर तो वही रहेगा, मतलब एक तरीके से कलर अंदर ही चेंज हो जाएगा। आई थिंक इस वजह से आपका एनिमेट यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है, मतलब बैकग्राउंड और इस कलर के अंदर। तो आप इसको रिमूव कर लीजिए, और अगर आपको कलर वगैरह चेंज करवाने हैं तो आपको क्या करना होगा, सिंपल एनिमेट की जगह आपको CSS का यूज़ करना होगा। तो वहाँ पे क्या होगा, आपका जो कलर वगैरह है वो सब कुछ चेंज हो जाएगा। सो फिलहाल आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो सही से समझ में आ गया होगा। जो भी आज के वीडियो में हमने टॉपिक डिस्कस किए, जैसे कि पहला सेलेक्टर्स हमने सीखा, फिर CSS को इम्प्लीमेंट करना सीखा, और तीसरा एनिमेशंस को इसमें इम्प्लीमेंट करना हमने सीखा है। ओके, सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसके आगे की एजुकेशन को हम इसके नेक्स्ट पार्ट में कंटेन करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, हैव अ नाइस डे।